हेलो एवरीबॉडी। क्या हाल है भाई आप लोगों के। देखिए, एक्टिविटी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस लगभग फिनिश होने को है, फिनिश हो ही गया। तो मैं आज आप लोगों से कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस करूंगा और उनके क्वेश्चंस के जवाब भी मुख्य रूप से दिए जाएंगे। कि आज आप लोगों को पता है कि मतलब ये जो पेपर होते हैं, सीबीएसई का जैसे पेपर होता है या किसी भी स्टेट के बोर्ड के पेपर होते हैं, वो किताबों के पीछे दिए हुए क्वेश्चंस नहीं पुटअप किए जाते हैं। फॉर्म क्वेश्चंस आते हैं कि जो बीच में दिया हुआ है, जो आपके टीचर्स के द्वारा पढ़ाया गया, उसमें बीच बीच में से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनके जवाब कैसे दे सकते हैं। आज इस पार्ट में आपको वही बताया जाएगा। इस वजह से आपसे चर्चा के लिए बहुत बहुत स्वागत है इस पार्ट में। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चंस कौन सा किया जा सकता है इस वाले एक्सिटी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के अंतर्गत, कि पेरी ट्यूबुलर नलिका को हटा दिया जाए, नेटवर्क को हटा दिया जाए। पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क को हटा दिया जाए तो क्या होगा। अब सबसे पहले तो इसमें दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। देखिए, पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क होता क्या है और पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क होता है तो ये पाया कहाँ जाता है। क्लियर, ये पहली बात है। तो देखिए क्वेश्चंस को किस प्रकार से इसका जवाब दिया जाएगा। आपका सभी को पता है बच्चों, ये क्या है। आ गया कुछ समझ में, ये क्या बना रहा हूं मैं। नेफ्रॉन क्या बनाया जा रहा है। नेफ्रॉन बनाया जा रहा है। ये आपका डायग्राम किसका बन गया, नेफ्रॉन का बन गया भाई। देखिए, तो सबसे पहला प्रश्न मैंने प्रश्न आपसे क्या किया था कि पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क को हटा दिया जाए, पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क को हटा दिया जाए तो क्या होगा। अब सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क क्या होता है। तो देखिए, ये मैं आपको क्या बता के आया था। ये एफरेंट आर्टीरियोल, मैं फुल फॉर्म मैं नहीं लिख रहा हूं, कई बार लिख चुका हूं। एफरेंट आर्टीरियोल मींस ब्लड को अंदर ले जाने वाली, ब्लड यहां से प्रवेश करता है। ये आपको पता ही होगा। इसको क्या कहा जाता है, वोमेन्स कप्स कहा जाता है। इस वोमेन्स कप में मुख्य रूप से बुंसेस ऑफ कैपिलरीज यानी कैपिलरीज का गुच्छा डला हुआ रहता है। इसमें एफरेंट आर्टीरियोल्स ब्लड को लेकर प्रवेश करती है और ईफ्रेंट के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो देखिए, ये ईफ्रेंट के द्वारा बाहर निकल रही है। इस वाली को क्या कहा जाता है, ईफ्रेंट आर्टीरियोल। अब ये वाली जो ईफ्रेंट आर्टीरियोल है, आपको ध्यान होगा ये इसके ऊपर रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर, रीनल
ट्यूब्यूल के ऊपर मुख्य रूप से क्या बनाती है, जाल बनाती है और हेनले लूप के चारों ओर लूप जैसे रूप में पाई जाती है। ये देखिए इस रूप में आपको ध्यान होगा मैंने इस प्रकार से जिगजैग करके मुख्य रूप से बताया था। क्या, ये लीजिए, चलिए वो भी पूर्ति कर दी आपकी। इस प्रकार से एक नेटवर्क बनता है। इसी नेटवर्क को पेरिटिब्यूलर नेटवर्क कहा जाता है। इस पेरिटिब्यूलर नेटवर्क का क्या फंक्शन है? सबसे पहली बात देखिए, पेरिटिब्यूलर नेटवर्क का मुख्य रूप से जो फंक्शन है वह देखिए कि ये जो रीनल ट्यूब्यूल है जिसको सीक्रेटरी ट्यूब्यूल कहा जाता है, इससे लाभदायक पदार्थ जैसे H2O निकलते हैं। क्या, H2O निकलते हैं या मुख्य रूप से ग्लूकोज निकलता है। तो यह मतलब अवशोषित होते हैं। क्या, बहुत ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में मुख्य रूप से हानिकारक पदार्थ के साथ साथ लाभकारी पदार्थ भी बाहर निकलते हैं, ये आपको पता है। तो यदि लाभकारी पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिए गए तो अपने शरीर में इनकी कमी हो जाएगी, अर्थात इस रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा या सीक्रेटरी ट्यूब्यूल के द्वारा इनको क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। अब इनको एब्जॉर्ब तो कर लिया गया, तो एब्जॉर्ब करने के बाद कहां डाला जाएगा? स्वाभाविक है ये मुख्य रूप से किस में आते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद ये वाला जो खाली एरिया है, ये वाला, इस खाली एरिया को इंटरस्टिशियल, इसमें फ्लूइड भरा रहता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से मुख्य रूप से इनके ऊपर जो जाल पाया जाता है ये इस जाल में मुख्य रूप से आते हैं। तो स्वाभाविक क्या हुआ, लाभदायक पदार्थ पुनः ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो गए। लाभदायक पदार्थ पुनः मुख्य रूप से ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो गए। तो स्वाभाविक है कि प्रश्न किया जा रहा है कि यदि इस नलिका को, नेटवर्क को हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अवशोषित पदार्थ, लाभदायक अवशोषित पदार्थ पुनः, लाभदायक अवशोषित पदार्थ पुनः मुख्य रूप से ब्लड वेसल्स में शामिल नहीं हो पाएंगे। ये एक बात, तो एक प्रश्न तो ये होता है। दूसरा मुख्य रूप से क्या होता है कि आपको पता है कि यहां मैंने आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का प्रेशर एक बताया था, जो मैंने ये कहा था 60 to 70 के mmHg के लगभग होता है, और गुणा भाग मैंने आपको 60 से बताया था। क्या, गुणा भाग मैंने आपको 60 से बताया था, आप देख लेना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पढ़ लेना। क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस वाली वीडियो देखिए आप, तो उसमें सीधे सीधे बताया था कि जब यहां मुख्य रूप से इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का जो प्रेशर होता है वह कितना होता है, सपोज दैट 60 mmHg होता है। कितना होता है, 60 mmHg होता है। अब इसका मुख्य रूप से ये जो होता है वह कितना होता है, 18 mmHg होता है। तो यहां से प्रेशर के फलस्वरूप जो फिल्ट्रेट छनकर आना है वो इस प्लेस पर आ गए। क्या, तो उनको तो जो लाभदायक थे, हानिकारक है, वो तो यहां पहुंचा दिए गए। क्या, जो सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन की प्रोसेस के फलस्वरूप पदार्थों को इसमें डाल दिया गया। फर्स्ट वर्क तो ये था। लेकिन इतना अत्यधिक प्रेशर रहता है, जिसके कारण मुख्य रूप से क्या होता है कि ये हानिकारक पदार्थ भी कुछ बाहर निकल जाते हैं, इफेरेंट आर्टेरियोल में आ जाते हैं। अब इफेरेंट आर्टेरियोल से मुख्य रूप से ये हो जाते हैं। तो यहां मुख्य रूप से क्या होता है कि सीक्रेशन क्रिया के द्वारा, श्रावण क्रिया के माध्यम से पुनः मुख्य रूप से इस रीनल ट्यूब्यूल में पहुंचा दिए जाते हैं। क्या, सीक्रेशन क्रिया के माध्यम से जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, क्या हानिकारक पदार्थ होते हैं, यह हानिकारक पदार्थ इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएंगे और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से पुनः मुख्य रूप से
इंटरस्टिशियल फ्लूइड से पुनः मुख्य रूप से रीनल ट्यूब्यूल में शामिल हो जाते हैं, यानी सीक्रेटरी ट्यूब्यूल में शामिल हो जाते हैं। हालांकि आप और हम लोगों में ये जो मैंने प्रोसेस बताई सीक्रेशन, ये सिर्फ यूरिन की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसे एनिमल जिनमें ग्लोमेरुलर नहीं पाया जाता उनमें मुख्य रूप से सीक्रेशन की ये प्रोसेस बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि सीक्रेशन के माध्यम से ही सारे हानिकारक पदार्थ को रीनल ट्यूब्यूल में पहुंचाया जाता है। अब यदि प्रश्नकर्ता ये कह रहा है कि इस पेरिट्यूबुलर नेटवर्क को हटा दिया, जब पेरिट्यूबुलर नेटवर्क को हटा दिया जाएगा तो ये दोनों कार्य जो मैंने बताए, ये पहले नंबर का कार्य तो ये था और दूसरे नंबर का कार्य ये था, ये दोनों कार्य मुख्य रूप से नहीं होंगे। तो ऐसा प्रश्न किया जा सकता है बच्चों, ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। किसी भी स्टेट में कैसे भी प्रश्न किए जा सकते हैं। ये मतलब बच्चों की डिमांड थी सर आप फॉर्म क्वेश्चंस बता दिया करें कि फॉर्म क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, तो मैंने बच्चों से यही कहा था कि बच्चों आप फॉर्म क्वेश्चन स्वयं बनाना सीखें। बुक्स को, एनसीईआरटी की बुक्स को लेकर आप उसको पढ़ें। आपके टीचर समझा रहे हैं, लिखा रहे हैं, वो सही बात है, लेकिन उसको एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़े और फिर वहां कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं वो क्वेश्चंस आप भी तो बनाओ। भाई टीचर ने सब कुछ परोस दिया भाई, तो फिर क्या मतलब रहा, ठीक है। तो चलिए, मैंने कहा टीचर बच्चों की डिमांड है तो चलो इस बार बता देते, ठीक है। तो ऐसा ये क्वेश्चंस किया जा सकता है। अब यदि दूसरा क्वेश्चंस देखिए, पहला क्वेश्चंस ये क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन ये क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चंस किया जा सकता है, क्या होगा यदि ग्लोमेरुलर में रक्तदाब, ग्लोमेरुलस का रक्तदाब 60 mmHg से 18 mmHg कर दिया जाए। क्वेश्चन सुन लीजिए, क्या होगा यदि ग्लोमेरुलर का प्रेशर जिसको जीएचपी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है, लिखूं मैं, ये जीएचपी है जिसका 60 mmHg बताया था, आपको ध्यान होगा। यदि इस प्रेशर को 18 mmHg कर दिया जाए, कितना कर दिया है दिखाई दे रहा है, जीएचपी का प्रेशर कितना होता है 60 mmHg, 70 भी होता है। अब यदि इसके स्थान पर ये 18 mmHg ला दिया जाए तो क्या होगा। देखिए कितना अच्छा प्रश्न किया गया है, क्या कितना अच्छा प्रश्न किया गया है कि यदि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या होगा। देखिए मैंने आपको पहले लिख रखा है, कोई समस्या ही नहीं है। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इस प्रेशर के कारण मुख्य रूप से सूक्ष्म क्षरण की क्रिया होती है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन की क्रिया इस प्रेशर के कारण होती है। यदि ये प्रेशर मुख्य रूप से कम कर दिया जाए, यानी 18 mmHg कर दिया, तो 18 mmHg देख लीजिए यहां मतलब लिखा हुआ इफेरेंट आर्टीरियोल, इससे निकलती है ब्लड को लेकर मुख्य रूप से ये जो निकल रही है इसका प्रेशर भी 18 mmHg है। तो यानी दोनों प्रेशर समान हो जाएंगे, दोनों प्रेशर मुख्य रूप से कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। जब समान हो जाएंगे तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन की क्रिया नहीं होगी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन की क्रिया नहीं होगी। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज मुख्य रूप से आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं कि जीएचपी इफेक्टिव फिल्ट्रेशन, आपको ध्यान होगा जीएचपी प्लस बीसीओपी प्लस सीएचपी। देखिए जीएचपी का मान मैंने जैसे 60 mmHg लिया, बीसीओपी यानी ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं, यानी कि ब्लड के अंदर, क्या इस ये जो ग्लोमेरुलर है, इस ग्लोमेरुलर के अंदर ब्लड है, ये तो आपको पता है, यानी ये तो कैपिलरीज है, कैपिलरी ब्लड पाया जाता है। अब उसमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो इसका अपोज करती है, किसका, जीएचपी का। तो जीएचपी का अपोज किया जा रहा है, तो यहां मुख्य रूप से क्या होता है सीधे सीधे कि इसका भी मान होता है, तो अपोज किया जा रहा है तो माइनस का साइन आएगा, क्या अपोज किया जा रहा है तो माइनस का साइन आएगा। तो ये मुख्य रूप से कितना होता है 30 mmHg होता है। इधर सीएचपी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि इस वुमेन्स कप की जो लेयर है जिसको विसरल लेयर कहा जा रहा है, इसके द्वारा भी इसके अपोज में दबाव डाला जाता है, क्या प्रेशर, तो वह कितना होता है लगभग 20 mmHg होता है। तो मुख्य रूप से कितना हो गया 60 50, यानी कि कितना बचा ये 10 mmHg। इसके कारण, या यहां 70 ले लेते,
यहां 70 भी ले लेते तो मुख्य रूप से 10 बढ़ा दो तो 20 mmHg के कारण अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। सेकेंड पॉइंट इस प्रकार से आपको बताना है। अब यदि यह प्रेशर मुख्य रूप से प्रश्नकर्ता ये कह रहा है कि 16 mmHg की जगह कितना कर दिया जाए, 18 mmHg कर दिया जाए, तो लगा लो गुणा भाग 18, ये 30 प्लस 20 है, तो ये तो उल्टा हो गया। कहें क्या हो गया, उल्टा हो गया, यानी कि प्रेशर क्रिएट ही नहीं होगा। जब प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कैसे बाहर आएगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या नेफ्रिक फिल्ट्रेट जिसको कहते हैं वो नहीं आ पाएगा, यानी सूक्ष्म चलन की क्रिया नहीं होगी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया मुख्य रूप से नहीं होगी। तो ये बच्चों ध्यान रख लीजिए, क्या होगा यदि ग्लोमेरुलस का रक्तदाब ब्लड प्रेशर मतलब क्या प्रेशर ये कर दिया जाए इतना, ये तो क्या होगा? तो स्वाभाविक है कि आपको ध्यान में रखना है कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना मैंने बताया था, BCOP कितना होता है, CHP कितना होता है, और ई में मतलब EA में मुख्य रूप से कितना प्रेशर पाया जाता है। तो दो कारणों से मुख्य रूप से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं होगी, ये विषय ध्यान रख लीजिए। अब क्वेश्चंस मुख्य रूप से किस प्रकार से किया जाता है? क्वेश्चंस किया जा सकता है आपसे कि यदि देखिए लिवर में डीएमिनेशन की क्रिया बंद कर दी जाए, यदि लिवर में डीएमिनेशन की क्रिया बंद कर दी जाए तो क्या होगा? देखिए क्या क्वेश्चंस है। लिवर में डीएमिनेशन प्रोसेस आर कंप्लीट स्टॉप्ड, पूर्ण रूप से बंद कर दी जाए तो क्या होगा? देखिए आपको ध्यान होगा यूरिया फॉर्मेशन की मैंने आपको बताया था, तो आपका मैंने क्या बताया था कि यूरिया फॉर्मेशन में आप देखिए बैक प्लेस में जा सकते हैं, वापस जा सकते हैं, देख सकते हैं कि मैंने क्या बोला था, डीएमिनेशन की क्रिया के फलस्वरूप मुख्य रूप से क्या बनता है, अमोनिया बनता है। अमीनो अम्ल के डीएमिनेशन, किसके? अमीनो अम्ल अमीनो एसिड के डीएमिनेशन से अमीनो अम्ल के डीएमिनेशन से अमोनिया बनता है। क्लियर? और अमोनिया मुख्य रूप से CO2 से मिलकर क्या बनाता था? यूरिया बनाता था। ध्यान है क्या? और यदि नहीं ध्यान हो तो आप देखिए यूरिया फॉर्मेशन को, क्या यूरिया फॉर्मेशन साइकिल को देखिए, उसमें आपको निश्चित तौर पर दिया होगा। तो स्वाभाविक है कि डीएमिनेशन की क्रिया को कंप्लीटली स्टॉप कर दिया जाएगा तो यूरिया का फॉर्मेशन नहीं होगा, और यूरिया का फॉर्मेशन नहीं होगा तो यूरिन के साथ कंपोजिशन में क्या जाएगा? यूरिन के क्या कंपोजिशन होगा? जबकि 2% कंपोजिशन तो यूरिया का ही होता है। क्लियर? तो एक चीज मुख्य रूप से इस प्रकार से भी प्रश्न किया जा सकता है कि डीएमिनेशन की क्रिया यदि ये कृत में बंद कर दी जाए तो क्या होगा? तो स्वाभाविक है यूरिया का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है, यूरिया का फॉर्मेशन जो होता है वो लिवर सेल्स में ही होता है, और लिवर में ही मुख्य रूप से डीएमिनेशन, और डीएमिनेशन की फलस्वरूप अमोनिया, और अमोनिया ये CO2 से मिल गया तो यूरिया बन गया। यही नहीं होगा। क्लियर? अमोनिया नहीं होगी तो CO2 से मिलेगा क्या? और CO2 से मिलेगा नहीं तो मुख्य रूप से यूरिया का निर्माण नहीं होगा। एक प्रश्न ऐसे भी किया जा सकता है। क्लियर? तो ये मुख्य रूप से क्वेश्चंस बच्चों, या तो आप लोग कोई क्वेश्चंस कर सकते हो तो बता दें कि आप लोगों भी मुख्य रूप से कोई है, आप लोग भी क्वेश्चंस, मेरे अदृश्य जो बच्चे हैं, अदृश्य मेरे साथी हैं जो मुझे मुख्य रूप से वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मतलब क्वेश्चंस करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस। ठीक है ना? तो देखिए, चलिए आप लोग नहीं कर रहे हैं तो मैं बता देता हूं। तो यूरिथ्रा से मूत्र निकलना बंद हो जाए, यूरिथ्रा आपको पता होगा, यूरिथ्रा से यदि यूरिन पास होना, बॉडी से बाहर निकलना बंद हो जाए तो मुख्य रूप से क्या होगा? क्या यूरिथ्रा से, क्वेश्चंस को आप नोट देखिए, क्वेश्चंस तो नोट करते चलें, ऐसे काम नहीं चलेगा। यूरिथ्रा से यूरिन बॉडी से बाहर निकलना बंद हो जाए, यानी इलिमिनेशन की प्रोसेस बंद हो जाए यूरिथ्रा से, तो क्या होगा?
स्वाभाविक है भाई, यूरिथ्रा से यानी मूत्र मार्ग से मुख्य रूप से यूरिन बॉडी से बाहर निकल रहा है, जो किडनी में बनता है, किडनी में जो बनता है। आपको देखिए थोड़ा सा मैं मतलब डायग्रामेटिकली बता दूं, यहां देखिए यदि आपको ध्यान होगा तो ये मैंने क्या बनाया था, पिरामिड बनाया था। अब एक ही लेके बनाऊंगा, ये विषय ध्यान रखना, क्या पिरामिड बनाया था। तो पिरामिड में मुख्य रूप से ये वही चीज, ये सीटी यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट कह सकते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट इस रीनल पेपिला पर खुलता था, रीनल पेपिला रीनल पेल्विस वाले भाग पर खुलता था, और रीनल पेल्विस से मुख्य रूप से ये यूरिन यूरेटर द्वारा मुख्य रूप से किस भाग में आता था, एक एक करके मैं बता रहा हूं। अब ये मत कहना कि सर यहां तो आपने तो ये बिल्कुल ही ये इसमें आया यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से ये बाहर कर दिया गया। अब यदि मतलब ये कहा जा रहा है यूरिथ्रा द्वारा यूरिन का बॉडी से बाहर निकलना बंद कर दिया जाए, चलिए हमने बंद कर दिया, ये लो ये चौक कर दिया क्या। अब यहां से मुख्य रूप से क्या होगा, यहां से क्या होगा, मूत्र नहीं निकलेगा, यूरिन बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, ये विषय ध्यान रखना। मैंने ये बंद कर दिया, अब ये नहीं निकल रहा है, ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, देखिए थोड़ा सा नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यूरिथ्रा मैंने बंद कर दिया, तो यूरिथ्रा जब बंद कर दिया बाहर नहीं निकलना, तो यूरिन की मात्रा मुख्य रूप से इस यूरिनरी ब्लैडर में, क्या यूरिनरी ब्लैडर ये जो है, इस यूरिनरी ब्लैडर में मूत्र की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, ये लो मैं बढ़ाता जा रहा हूं। तो एक सीमा होती है कब तक बढ़ेगी, क्या एक सीमा होती कब तक स्टोर कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा मुख्य रूप से 800 से 850 ml के लगभग मुख्य रूप से स्टोर कर लिया जाएगा, इससे अत्यधिक मुख्य रूप से स्टोर नहीं किया जा सकता। यदि यह स्थिति होती तो बहुत घातक हो सकती, इसमें कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या मनुष्य को जीवित रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है, यदि एब्डोमेन वाले भाग से मुख्य रूप से क्या नली डाल दिया जाए और नली से मुख्य रूप से यूरिन को बाहर निकाला जाए। क्या प्रश्न आगे क्या जाता है, यूरिथ्रा द्वारा मूत्र निकलना रोक दिया जाए तो क्या होगा, तो क्या हो रहा है कि मूत्र को यूरिनरी ब्लैडर में मुख्य रूप से स्टोर किया जा रहा है, और स्टोर कितना हो सकता है, 800 to 800 ml, बहुत अत्यधिक मात्रा में ये, लेकिन क्रिटिकल कंडीशन है, ये कंडीशन आपके लिए खराब है, कई प्रकार की बीमारियां से ग्रसित हो सकते हो, क्या कई प्रकार की डिसीज आपकी बॉडी में हो सकती हैं एक्सीटी सिस्टम से रिलेटेड। लेकिन साथ ही साथ मुख्य रूप से जीवित रखा जा सकता है, ये प्रॉब्लम तो क्रिएट हो चुकी है, तो क्या किया जाए, तो मुख्य रूप से उसको जीवित कैसे रखा जाएगा, यदि एब्डोमेन वाले भाग से मुख्य रूप से यूरिनरी ब्लैडर में एक नलिका डाल दिया जाए और यूरिनरी ब्लैडर से मुख्य रूप से यूरिन को बाहर कर दिया जाए, ऐसे मुख्य रूप से जीवित रखा जा सकता है। क्लियर। तो ये मुख्य रूप से आपका क्वेश्चन इस प्रकार से भी किया जा सकता है। अब बच्चों तो आप लोग मतलब फॉर्म क्वेश्चन नहीं बना पाते, आप लोग पूछ कर सकते हैं प्रश्न, भाई कर लो, कोई प्रश्न करना चाहो, भाई यही तो है सबसे बड़ी बात है कि आप लोग प्रश्न नहीं करना चाहते हैं। चलिए अब मेरे द्वारा देखिए, गर्मियों के दिनों में, क्या गर्मियों के दिनों में मुख्य रूप से गर्मियों के दिनों में अत्यधिक मतलब क्वेश्चन, चलिए गर्मियों के दिनों में हम पानी अधिक पीते हैं, वाटर अपन अधिक लेते हैं, हॉट सीजन में लेते पानी अत्यधिक पीते हैं, लेकिन यूरिन एलिमिनेट कम करते हैं। और जबकि सर्दी में, कोल्ड सीजन की मैं बात कर रहा हूं, कोल्ड सीजन में पानी कम पीते हैं लेकिन यूरिन एलिमिनेट अधिक करते, ऐसा क्यों। गर्मी में पानी अधिक पिया, यूरिन बाहर कम निकाला, सर्दियों में पानी कम पिया,
यूरिन बाहर अधिक निकाला, ऐसा क्यों होता है? बता सकते हैं कोई बच्चे रीजंस? मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चंस करके आया हूं ये इस प्रकार के, आप लोग लेकिन ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल। देखिए, इसका सीधा सीधा रीजंस है कि गर्मियों में जब पानी पीते हैं तो अपनी बॉडी, पानी तो अधिक पी लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप और हम लोग गर्मी, जब टेम्परेचर अत्यधिक होता है, 40 डिग्री सेल्सियस होता है, 45 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उस दौरान अपनी बॉडी हीट में है, यानी गर्म है। तो अपनी बॉडी की स्किन में जो सराउंडिंग लेयर है, अपने चारों प्रोटेक्टिव लेयर है, इसमें स्वेट ग्लैंड पाई जाती हैं, पसीने वाली ग्रंथि पाई जाती है जो पसीने का स्रावित करती हैं, स्वेट का सीक्रेशंस करती हैं। तो स्वाभाविक है कि यूरिन तो एक अंडर प्रोसेस के द्वारा ये निकल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जब आप और हम लोग गर्मी में रह रहे हैं तो उस दौरान स्वेट ग्लैंड एक्टिव होकर स्वेट को बॉडी से बाहर निकालती हैं। और स्वेट में क्या होता है? पसीने में क्या होता है? पानी होता है, कुछ मात्रा में यूरिया होता है, क्या बहुत स्मॉल क्वांटिटी में यूरिया होता है, और कुछ मात्रा में यूरिक एसिड, यानी कि जस्ट लाइक यूरिन जैसा कंपोजिशन होता है। तो यानी जो एक्सेस वाटर क्वांटिटी है उसको आप पसीने के रूप में बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, पसीने के रूप में बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। इस वजह से मुख्य रूप से यूरिन कम जाते हैं। लेकिन सर्दियों में देख लीजिए, उल्टा कर दीजिए। क्या सर्दियों में इसका उल्टा कर दीजिए कि सर्दी में आप पानी कम पी रहे हैं, सर्दी में आप पानी कम पी रहे हैं, वाटर को कम फीड कर रहे हैं, लेकिन यूरिन अत्यधिक बाहर निकाल रहे हैं। इसका क्या रीजन है? सीधे सीधे स्वेट ग्लैंड इनएक्टिव फॉर्म में डली हुई, यानी कि पसीना ग्रंथि जो है, स्वेट ग्लैंड है, यह पसीने का फॉर्मेशन नहीं कर रही है, या स्वेट का फॉर्मेशन नहीं कर रही। जब स्वेट का फॉर्मेशन नहीं कर रही तो निकल नहीं रहा है, तो भाई बॉडी में जो वाटर, एक्सेस वाटर है, तो मुख्य रूप से यूरिन या मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। सिंपल सिंपल रीजंस। बताइए, इतना सिंपल सा क्वेश्चंस भी ये, लेकिन क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, दैट इज फॉर्म क्वेश्चंस। इन्हीं क्वेश्चंस को फॉर्म क्वेश्चंस कहा जाता है। बुक के पीछे नहीं दिए, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में ये रीजन सहित दिए रहते हैं। आप एक एक लाइन पढ़िए, आपको निश्चित समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब देख लीजिए कैसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। इसके अलावा हाँ भाई, आप कर रहे हैं क्या? हाँ बताइए। अच्छा, मतलब इनका कहना यह है, यदि किसी मनुष्य को 4-5 दिनों तक भोजन ना दिया जाए, अरे भाई न्यूट्रिशन का क्वेश्चन यहां लेकर आया है। देखिए, न्यूट्रिशन का क्वेश्चन यहां लेकर आया भाई, ये बच्चा, ये बालक नहीं, लेकिन रिलेशन है इससे। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, वेरी गुड। देखिए, मतलब इनका कहना यह है कि यदि किसी को 4-5 दिनों तक भोजन ना दिया जाए या 3-4 दिनों तक भोजन ना दिया तो क्या होगा? क्या होगा? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्सिटी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन से रिलेटेड है। यदि स्वाभाविक है कि 3-4 दिनों तक भोजन नहीं दिया जाएगा तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक जो प्रोसेसिंग चल रही वो इफेक्टिव होंगी, यानी कि उपापचय क्रिया प्रभावित होंगी। जब भोजन नहीं दिया जा रहा तो कैसे होगा? तो अपनी बॉडी में मुख्य रूप से जो स्टोर्ड फॉर्म में भोजन डला हुआ है उसके माध्यम से मुख्य रूप से ये प्रोसेस चलेंगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। लेकिन ये कब तक चलेंगी? जब तक स्टोर भोजन है बॉडी में तब तक। अब लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि भोजन भाई 1 दिन नहीं दिया जाता चल जाता, 2 दिन नहीं दिया जाता चल जाता, लेकिन भोजन तो आपने कह दिया कि 4-5 दिन तक नहीं दिया जा रहा है, तो उस दौरान ये खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे। मुख्य रूप से शरीर का, मनुष्य का जो शरीर होता है या किसी व्यक्ति का जो शरीर होता है वह दुर्बल कमजोर पड़ने लगता है, दुर्बल कमजोर मुख्य रूप से पड़ने लगता है। ये कारण होता है सीधे सीधे। क्लियर? तो स्वाभाविक है यदि किसी व्यक्ति को मुख्य रूप से 3-4 दिनों का भोजन नहीं दिया जाएगा तो उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है। एक ये तो दूसरे मुख्य रूप से क्या होता है कि इनके साथ साथ मुख्य रूप से देखिए, एनाबॉलिक प्रोसेस में मुख्य रूप से क्या होता था कि प्रोटीन्स का निर्माण किया जाता है, यानी कि सीधे सीधे यह कहा जाता है कि किसी पदार्थ का निर्माण होना एनाबॉलिक कहलाता है। कैटाबॉलिक में बताया जाता है किसी पदार्थ का विघटन होना। जब पदार्थ का निर्माण, भाई आपने निर्मित भोजन को खाया, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के फलस्वरूप सेल के द्वारा इनका निर्मित किया जाता है, प्रोटीन को बनाया जाता है, फैट को बनाया जाता है, ग्लाइकोजन को बनाया जाता है। यही ग्लाइकोजन तो स्टोर रहता है, यही फैट तो अपने शरीर में स्टोर रहता है, यही प्रोटीन तो स्टोर रहता है। जब भोजन को करोगे ही नहीं तो प्रोटीन कहां से बनेगा, ग्लाइकोजन कहां से बनेगा?
फैट कहां से बनेगा? तो स्टोर कहां से होगा? लेकिन जो पहले स्टोर था उसका उपयोग कर लिया। जब उसका उपयोग कर लिया तो आपका शरीर मुख्य रूप से कमजोर हो गया, आप में वीकनेस आ गई। ठीक है। अब लेकिन एनाबॉलिक प्रोसेस से क्या रिलेशन है? एनाबॉलिक प्रोसेस में मुख्य रूप से जो भोजन आप डाइजेस्ट करते हैं C6H12O6 जो होता है, इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मुख्य रूप से क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मुख्य रूप से ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 बनती है। अब यदि मुख्य रूप से ये भोजन नहीं होगा, ये भोजन समाप्त हो गया, ग्लाइकोजन भी समाप्त हो गया, प्रोटीन भी समाप्त हो गई, फैट भी समाप्त हो गया, तो मुख्य रूप से कहां से आएगा? तो उस दौरान मुख्य रूप से कैटाबॉलिक प्रोसेस जो होती थी वह भी इफेक्टिव होगी। जब कैटाबॉलिक प्रोसेस जो रेस्पिरेशन है इफेक्टिव होगी तो मुख्य रूप से उसके प्रोसेस CO2 नहीं बनेगा, और CO2 नहीं बनेगा तो मुख्य रूप से क्या होगा? यूरिया कैसे बनेगा? क्यों? क्योंकि लिवर में अमोनिया के साथ ये CO2 मिलकर यूरिया बनाता था। ठीक है। तो निश्चित तौर पर यूरिया फॉर्मेशन साइकिल भी इफेक्टिव होगी। ये बच्चों ध्यान में रख लीजिए। आपका शरीर दुर्बल कमजोर तो होगा, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि बेटा ये तूने किससे क्वेश्चन कर लिया? न्यूट्रिशन से। लेकिन उस क्वेश्चन के आंसर को मैंने यहाँ रिलेशन कर दिया। ठीक है, तो इस जगह जोड़ दिया, तो ये प्रोसेस नहीं होगी। सिंपल वाली बात है। फिर यदि अब क्वेश्चन कोई आ रहा है क्या आप लोगों को? कर लीजिए भाई, एक आध दो क्वेश्चंस करना चाहें तो, नहीं तो फिर मैं फिनिश करूं। देखिए, चलिए, आपने यूरिन को बाहर निकाला। आप देखते होंगे कि यूरिन जिस प्लेस पर इलिमिनेट किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, उस प्लेस पर आप देखना, घरों में तो क्या करते हैं कि आप और हम लोग पानी डालते रहते हैं, जिसके कारण मुख्य रूप से स्मेल नहीं आती है, वह यूरिन जो बहकर चला जाता है। लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है, स्कूल्स वगैरह में देख लीजिए, या सिनेमा टॉकीज वगैरह में देख लीजिए, या मतलब कोई खुले स्थान होते उनकी मैं बात कर लूं, तो उन स्थान पर देख लीजिए कि जो ऐसा प्लेस, जिस स्थान पर पर्टिकुलर बहुत से लोग यूरिन को इलिमिनेट करते, बाहर निकालते हैं, तो वहां स्मेल बहुत तीव्र आती है। स्मेल आती है कि नहीं आती है? क्या स्मेल मुख्य रूप से बहुत आती है। तो ये स्मेल क्यों आती है? ये स्मेल क्या कारण था मुख्य रूप से आती है? यदि स्मेल आनी थी तो अपने शरीर में यूरिया है, तो वहां से भी मुख्य रूप से मुंह से होकर आ जाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? देखिए, सीधे सीधे मुख्य रूप से क्या बताया गया, अमोनिया का फॉर्मेशन, मुख्य रूप से एमिनो एसिड, अमीनो एसिड से डीएमिनेशन प्रोसेस के फलस्वरूप लिवर सेल में हुआ। क्लियर? ये आपको पता ही है, कई बार बता चुके, और बच्चे हमारे अब ऐसे हो गए कि जी समझ लो कि हमारे पढ़ाने से पहले ही मतलब इन प्रकार के डिवीजन में जो क्वेश्चंस आ जाते पहले से ही समझ चुके हैं। मेरा प्रश्न है, अधिक समय तक यूरिन खुले में डला रहे तो तीव्र गंध आती, ऐसा क्यों? बाहर डला रहा है, खुले से मतलब है बाहर डला है, तो तीव्र गंध क्यों आती है? सीधे सीधे मुख्य रूप से अमीनो एसिड से डीएमिनेशन के फलस्वरूप अमोनिया बनी, और अमोनिया बहुत ही तीव्र गंध छोड़ता है। लेकिन यूरिन का मेन कंपोजिशन 95% वाटर होता है। भाई पानी से स्मेल आती है क्या? भाई पानी से स्मेल आ रही होती तो आप और हम लोग पानी नहीं पी पाते, पहली बात। 2% यूरिया होता है, इससे भी स्मेल बहुत कम आती। फिर 2% साल्ट था, इससे भी स्मेल नहीं आती है। 0.5% यूरिक एसिड होता है, और बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में अमोनिया होता है।
लेकिन ये इतनी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में होता है तो इससे तीव्र इतनी अत्यधिक नहीं आ सकती है। एक तो ये अमोनिया के कारण, दूसरा मुख्य रूप से ये जो बताया 2% यूरिया है, ये यूरिया मुख्य रूप से जब खुले में डला रहता है, खुले में डला रहता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा मुख्य रूप से इस यूरिया को अमोनिया में पुनः कन्वर्ट कर दिया जाता है। या ये कह दिया यूरिया खुले में डले रहने पर, अपन सीधी सीधी कह दो यूरिया खुले में डले रहने पर पुनः अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो अमोनिया है और प्लस ये जो अमोनिया है, इस अमोनिया के कारण तीव्र गंध आती है। ये रीजन है कि यदि यूरिन को अत्यधिक समय तक खुले डले रहने दें तो उस स्थान से तीव्र गंध आती। आप देख लें कि पर्टिकुलर मार्केट में कोई ऐसा प्लेस हो जिस प्लेस पर मुख्य रूप से यूरिन को इलिमिनेट किया जाता है, यूरिन को बाहर निकाला जाता है, तो वह स्थान पीला पीला पड़ जाता और बहुत ही गंध आती है। तो वो गंध किसके कारण होती है? अमोनिया के कारण होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बच्चों किए जा सकते हैं जो आपको तैयार करने हैं। और यदि इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहा है, यदि इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहा है तो आप पूछ सकते नहीं, अदरवाइज मैं यही मुख्य रूप से इसको समाप्त कर रहा हूं, इस लेक्चर को। ठीक है, तो कोई क्वेश्चंस है तो बोलिए, अदरवाइज बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस आ जाए, आप लोग तो सामने बैठे तो कर सकते हैं, 2 मिनट का समय है और आप लोगों के पास तो बहुत लंबा समय, जो वीडियो देखते हैं उनके पास तो समय ही समय है। क्यों? क्योंकि जब इच्छा हो कि तोमर सर की वीडियो को चालू कर लो और देख लो, कोई सा भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में लिख डालीजिए और उसका आंसर तुरंत मिल जाएगा। तुरंत से मतलब ये नहीं कि आपने लिखा तो अब मोबाइल तो मैं 24 घंटे लेता नहीं, मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका कि मैं मतलब बड़ा मोबाइल नहीं रखता हूँ, मैं छोटी सी मोबाइल का यूज़ करता हूँ। तो ये छोटा मोबाइल में अब स्कूल गया हूँ या कहीं अदर प्लेस पर गया हूँ तो अब वहाँ छोटा मोबाइल है, तो मैं कैसे जब घर पर वापस आऊँगा तो उस दौरान जैसे ही आपका कमेंट देखूंगा निश्चित जवाब दूंगा। ठीक है, ओके, बाय, सी यू, मीट अगेन।